नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, देश की 272 हस्तियों ने राहुल गांधी के नाम चिट्ठी तो लिख दी, ओपन लेटर लिख दिया, जहां चुनाव आयोग के आगे वो शील्ड बन के खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। ये अलग बात है कि उनका खुद का कच्चा चिट्ठा खुल गया कि खुद के क्या-क्या कनेक्शन बीजेपी के साथ है और किस फायदे के लिए वो कर रहे थे। लेकिन उन सब साहब ने एक चीज नहीं पूछी राहुल गांधी से कि राहुल गांधी, जब तुम सवाल उठा रहे हो, तो फिर हम भी चुनाव आयोग से ये सवाल उठाते हैं कि चुनाव आयोग जो कर रहा है, उसके करने की वजह क्या है? क्यों एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग इतना डेस्परेट है कि जो एक्सरसाइज में पूरे देश में साल सवा साल का वक्त लगना चाहिए था, उसको चंद दिनों में या चंद महीनों में निपटाने की कोशिश कर रहा है। और उस एसआईआर के पीछे ऐसा क्या है जिसको लेके समूचे विपक्ष को शक व शुबा है? चुनाव आयोग का काम क्या है? चुनाव आयोग का काम है चुनाव कराना और उसमें पारदर्शिता रखना। अगर उसमें किसी राजनीतिक दल को कुछ ऑब्जेक्शन है, कुछ प्रश्न है, तो उन प्रश्नों का जवाब देना या वो आरोप लगाते हैं, उनकी जाँच करना। लेकिन यहाँ चुनाव आयोग पर सवाल उठाने को लेकर विपक्ष के खिलाफ ही लामबंदी क्यों की जा रही है? क्या जो एसआईआर चुनाव आयोग कर रहा है, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने ऐलान किया बिहार हारने के बावजूद कि हम इसे गांव देहात देश के कोने-कोने तक पहुंचाएंगे, जिसकी शुरुआत दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली के जरिए करेंगे, यानी हमारे ज्ञानू बाबा और उनके दोनों साथियों को एक्सपोज करने का उन्होंने जो ठाना है, उसको लेके इतना डर कैसे बैठ गया? क्यों? क्योंकि वो एसआईआर के बहाने कुछ और हो रहा है। एसआईआर को लेकर कितने डेस्परेट है और क्यों इतना प्रेशर डाला जा रहा है, ये एक सवाल उठता है। आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ मैं, ये आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, देखिए बीच में, कि अभी जो 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है, वहाँ पर देखिए अखबारों की कटिंग है, मैं नहीं कह रहा, कि ड्यूटी के दौड़ में दम तोड़ गई ज़िंदगी, एसआईआर के वर्कलोड से परेशान महिला बीएलओ ने की खुदकुशी। एक खबर है मध्य प्रदेश की, एक है केरल की, एक है पश्चिम बंगाल की, एक राजस्थान की, एक बिहार की। अब ये एसआईआर को लेकर क्या इसके पीछे चल रहा है और एसआईआर को लेकर कितनी परेशानी हो रही है, एसआईआर को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज को कितने ऑब्जेक्शन है, ये सब भी तो इस देश की जनता के सामने आना चाहिए ना। जो ये लोग चुनाव आयोग को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक्सपोज करना भी जरूरी है कि चुनाव आयोग की ये जो सब कवायद हैं या चुनाव आयोग की जो कोशिशें हैं या चुनाव आयोग की जो कारगुजारियां हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है और इसको लेकर जमीन पर क्या हो रहा है, जिसकी खबरें आप तक नहीं पहुंचाई जा रही। तो जो एसआईआर जहां हो रहा है, उसमें से एक बड़ा राज्य है केरल। सोच के हैरानी होती है कि केरल में इस वक्त पंचायती राज चुनाव चल रहे हैं, मतदान के दिन नजदीक है और उसके बीच में चुनाव आयोग ने एसआईआर का ऐलान कर दिया केरल में भी। प्रदेश की हर पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी को छोड़ के हर पॉलिटिकल पार्टी ने गुजारिश की चुनाव आयोग से कि अभी मत कीजिए, पहले पंचायती चुनाव निपट लेने दीजिए, उसके बाद कर लीजिएगा, लेकिन नहीं, चुनाव आयोग नहीं माना। बीएलओज को सड़क पे उतरना पड़ गया। बहुत कुछ हो रहा है केरल में, इसीलिए आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे मेरे साथ केरल से वरिष्ठ पत्रकार मेरे बड़े भाई गिलवेस्टर भाई जुड़े हैं इस वक्त। उन्हीं से जानते हैं कि दरअसल एक्सपोज करना जरूरी है, इसलिए केरल सबसे बेहतरीन स्टेट है जहां पर इस वक्त एसआईआर को लेकर सबसे बड़ा बवाल मचा हुआ है। गिलवेस्टर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर दोबारा, हमारे चैनल पर दोबारा बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे मोटे तौर पे कि एसआईआर को लेकर सबसे ज्यादा बवाल अगर कहीं इस वक्त मचा हुआ है अलग-अलग तरह से, वो केरल में है। थोड़ा-सा मोटे तौर पे बताएँगे कि एसआईआर को लेकर केरल में इस वक्त हो क्या-क्या रहा है? देखिए प्रदीप जी, जब एसआईआर का फैसला हुआ था केरला के बारे में और बाकी राज्यों के बारे में, तो केरला में शुरू से ही सारी राजनीतिक पार्टियां बीजेपी को छोड़कर सभी राजनीतिक पार्टियों की ये राय थी कि इसको जल्दबाजी में नहीं किया जाए। और उन्होंने अपने अलग-अलग तरीके से ये बात जो है यहाँ पे जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है उन तक पहुंचाई। उसके बाद एक मीटिंग यहाँ पे राजनीतिक पार्टियों ने खुद की, जिसको मुख्यमंत्री ने जो है कन्वीन किया था, जिसमें सारे राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों ने बीजेपी को छोड़कर ये बात रखी कि ये वक्त सही नहीं है एसआईआर के लिए, क्योंकि एक तो लोकल बॉडीज के जो पंचायतों के चुनाव हैं,
वो घोषित हो चुके हैं। 9 दिसंबर और 11 दिसंबर 2 फेज में यहाँ पर चुनाव होने हैं और एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो भी लगभग ओवरलैप कर रही है इस पूरे लोकल बॉडी इलेक्शंस के जो प्रोसेस है उसके साथ, क्योंकि जो 4 तारीख को ये इनॉमिनेशन फॉर्म सारे वापस आने हैं दिसंबर में और 9 तारीख को जो है इनका पूरा डिटेल जो है वो सबमिट करने की जो डेट है। जी, इस वजह से ये सारी बातें रखी गई और ये सारी बातें चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के साथ भी एक मीटिंग में जो है सारी राजनीतिक पार्टियों ने बीजेपी को छोड़कर ये बात रखी। लेकिन मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से अपनी पूरी तैयारी में है कि ये एसआईआर होके रहेगा और आपको पता है कि ये जो इस समय में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जितने भी बीएलओज हैं वो सारे जो है सरकारी मुलाजिम हैं अलग अलग श्रेणी के, तो उन्हें इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए। और साथ ही जो चुनाव का कार्य है, चुनाव की जो भी प्रक्रिया है उसमें भी ज्यादातर जो है सारे ऑफिशियल ही होते हैं, तो ये ओवरलैपिंग की वजह से काफी प्रेशर पड़ सकता है राज्य की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर। तो ये बात भी बताई गई थी, क्योंकि करीब 1 लाख 2.25 लाख लोगों की जरूरत पड़ेगी जो आपके इस लोकल बॉडी इलेक्शंस की तैयारी में के लिए। तो इतने सारा जब स्टाफ इसमें शामिल होगा तो उस दौरान ही जब आप ये चलाओगे एसआईआर तो नेचुरली काफी प्रेशर यहाँ पर पड़ेगा। साथ ही बीएलओ का जैसे आपने भी मेंशन किया कि यहाँ पे एक बीएलओ अनीश जो कि कन्नूर जिला से हैं, उन्होंने आत्महत्या की और आत्महत्या करते उन्होंने उससे पहले अपने दोस्तों से कहा कि बहुत ही मुश्किल काम हो गया है, बहुत ज्यादा जो वर्क प्रेशर हो चुका है और देर रात तक बैठकर उनको जो है ये काम निपटाना पड़ रहा है और ऊपर से बहुत प्रेशर जो है उनके जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन पर डाल रहे हैं, जो दबाव डाल रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो रही है। तो ये बात वो इसी तरह कई बीएलओज ने भी कई जगह की है और उसके चलते, उस प्रेशर के चलते इन्होंने जो है आत्महत्या की और बहुत बवाल मचा। करीब 35,000 बीएलओज जो है सड़क पर उतरे एक दिन के लिए और उन्होंने बहुत प्रदर्शन किया और एक दिन पूरा उन्होंने काम ठप रखा। तो इस तरह के जो है पूरे जमीन पर जो है इसके खिलाफ आंदोलन और प्रतिषेध हो रहा है, प्रतिशोध हो रहा है। साथ में राजनीतिक पार्टियां भी इसके खिलाफ काफी जोरों शोरों से इसका विरोध कर रही है। लेकिन अभी कल ही जो है यहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें उन्होंने कहा कि ये प्रोसेस जो है जारी रहेगा एसआईआर का, इसमें कोई डिले नहीं आएगा या ना कोई पोस्टपोनमेंट होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि करीब 97% जो है इन्यूमरेशन फॉर्म्स हो चुके हैं और 5 लाख जो है फॉर्म्स डिजिटाइज हो चुके हैं और इस वजह से जो है ये काम अभी बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसका विरोध हर तरीके से हो रहा है केरला के अंदर। केरला की असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि ये नहीं होना चाहिए और इसके साथ साथ केरला की सरकार ने और यहाँ के वाम मोर्चा ने, कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, सबने जो है जो याचिका दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में उसमें वो पार्टी बने हैं और इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि किसी तरह से इस पर रोक लगाई जाए या फिर कम से कम इसको पोस्टपोन किया जाए, कम से कम जो पंचायत इलेक्शंस हो रहे हैं तब तक। देखिए अखिलेश साहब, आपने 2 बड़े अहम मुद्दे बताए। पहला आपने बताया जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बीजेपी को छोड़कर सब इसके खिलाफ है, एसआईआर के खिलाफ है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी पहुँच चुकी है। दूसरा आपने बताया कि इस वक़्त पंचायती राज चुनाव वहाँ पर है और जिसकी वोटिंग होनी है 9 और 11 दिसंबर, शायद आपने ये डेट बोली। इससे 2 सवाल उठते हैं। पहली बात, चुनाव आयोग का काम क्या है? चुनाव आयोग का काम है जो जितनी भी देश में पार्टियाँ हैं, चुनाव लड़ती हैं, उनकी और जनता के बीच जो चुनने का प्रोसेस है, उसको क्लीन रखना। ऐसे में चुनाव जो पार्टियाँ लड़ती है, जो राजनीतिक दल है, उनकी बात सुनना चुनाव आयोग की पहली ज़िम्मेदारी है। उनके ऑब्जेक्शंस पे काम करना पहली ज़िम्मेदारी है। उनके डाउट दूर करना पहली ज़िम्मेदारी है। तो यहाँ सबसे पहले तो चुनाव आयोग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है मैं तो एसआईआर करूँगा ही करूँगा। दूसरा, चाहे सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे चुनाव आयोग, वो कह रहा है कि एसआईआर से हम लोग जो है वो मतदाता सूची का शुद्धिकरण कर रहे हैं। ठीक है? शुद्धिकरण कर रहे हैं। आप केरल विधानसभा के लिए कह रहे हैं कि हम शुद्धिकरण करना चाहते हैं उससे पहले-पहले विधानसभा चुनाव से पहले। तो जो पंचायती राज चुनाव है, क्या ये हमारे संवैधानिक ढांचे का हिस्सा नहीं है?
ये शुद्धिकरण मतदाता सूची, शुद्ध मतदाता सूची क्या इसके लिए नहीं चाहिए होती? इन चुनाव को क्या चुनाव आयोग ने मान लिया है कि किसी काम के नहीं है? अगर गड़बड़ है भी तो होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी तो हमारे संवैधानिक सिस्टम का हिस्सा है ना। पंचायती राज सिस्टम ही तो इस देश की असली जान है। वहां आप शुद्धिकरण उस चुनाव के बीच में करवाना चाह रहे हो, उससे पहले क्यों? ये दो सवाल अपने आप में ही चुनाव आयोग की मंशा है, उस पे सवाल नहीं खड़े कर देते भाई। बिल्कुल, ये जो चुनाव आयोग इस पे इंसिस्ट कर रहा है कि होकर ही रहेंगे, जबकि ये प्रोसेस जो है यहाँ इलेक्शन का शुरू हो चुका है। तो ये समझ में नहीं आ रही है बात कि इतना क्यों इस बात पे अड़ा हुआ है चुनाव आयोग कि ये करके ही रहेंगे। क्योंकि चुनाव होने हैं यहाँ पे असेंबली के 2026 में, करीब अप्रैल या मई में होने हैं, तो अभी काफ़ी टाइम है उसके लिए। तो अभी जब ये प्रोसेस शुरू हो चुका है लोकल बॉडी इलेक्शंस का, और आपको पता है कि हर ब्लॉक लेवल जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ बीएलएस जो राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, ये सारे जो फॉर्म्स फिलअप कराने या कितने वोटर्स हैं नहीं है सब देखने के लिए। तो इतना सारा पॉलिटिकल वर्कर भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो उसमें जब शामिल होगा तो उसकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, जो कि एक जनतांत्रिक एक संविधान में, एक चुनावी प्रक्रिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज की अहम भूमिका है, उनके वर्कर्स की अहम भूमिका है, वो भी जो है उससे हटकर इन सारे कामों में व्यस्त रहेंगे। तो ये कई बातें जो है इस चुनाव आयोग के सामने रखी गई हैं, बल्कि यहाँ के जो चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने भी अपनी आशंका जाहिर की थी, क्योंकि ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन है छोटा मोटा इलेक्शन नहीं है। केरला के अंदर आपको पता है कि करीब 1200 पंचायत कॉरपोरेशन म्युनिसिपैलिटी के वार्ड्स हैं, सॉरी 1200 कॉरपोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत हैं, जिसमें करीब 30,000 से ऊपर जो है वार्ड्स भरे आते हैं। तो इतना बड़ा प्रोसेस है ये इलेक्शन का। जैसे आपने कहा कि पंचायती राज इलेक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है, और केरला में तो सारे इलेक्शन जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज के अपने चुनाव चिन्ह में होते हैं, और बहुत ही क्या कहते हैं इसको, पॉलिटिकल इलेक्शन माने जाते हैं केरला के अंदर। ये कोई छोटे मोटे इलेक्शन नहीं है, और ये बहुत बड़ा इलेक्शन है जो होने वाला है। तो ये सारी बातें जो है यहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने भी कन्वे की है इलेक्शन कमीशन पे कि इस प्रोसेस में जो है मुश्किल हो सकती है, लेकिन चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं है। और इस वजह से क्या हो रहा है कि ये जो पूरा तंत्र है, इस तंत्र के ऊपर एक बहुत प्रेशर आ चुका है केरला के अंदर, क्योंकि ये दोनों चीजें कैसे साइमल्टेनियसली ले जा पाएंगे, इसके बारे में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और अगर ये चुनाव जो है सही तरीके से नहीं हुए तो उसका भी असर जो है अपने जनतांत्रिक जो संविधान है उसके ऊपर भी होता है। तो इसलिए यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी तो आखिरी दम तक लड़ती जा रही है। वो तो कह रहे हैं कि हमारी सारी उम्मीद जो है सुप्रीम कोर्ट पर है, क्योंकि हमने तो अपनी याचिकाएं सब दायर कर दी हैं, सारे दरवाजे हमने खटखटाए, लेकिन नीचे किसी ने नहीं सुना। तो अब सुप्रीम कोर्ट को जो भी याचिकाएं सबमिट की गई हैं सारी राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ से, उसके ऊपर विचार करके एक जो है पॉजिटिव डायरेक्शन की उम्मीद वो लगाए बैठे हैं। लेकिन फिर भी दूसरी तरफ जो है वो एक प्रक्रिया पूरी तरह से चल रही है, और बीएलओस की जो है हर रोज कंप्लेंट्स बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि बीएलओस के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कई काम उनको जो है बाकी पंचायती राजों के इलेक्शन के सिलसिले में भी करने पड़ रहे हैं, अपने रोजमर्रा की जो ड्यूटीज हैं वो भी निभानी पड़ रही है, साथ में ये जो एसआईआर का इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी करना पड़ रहा है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ करना चाहता हूँ, जो कि यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसने रेज भी किया है, कि चुनाव आयोग ने जो है 2002 को बेस माना है इस एसआईआर को करवाने के लिए। तो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज कहती है कि इतने पीछे आप काहे को जा रहे हैं, जबकि 2024 में लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, और उस समय जो है इलेक्टोरल रिवीजन वगैरह हुआ है, इलेक्टोरल रोल तैयार हुए हैं, तो इतने पीछे क्यों जा रहे हैं 2002 में? क्योंकि उससे लेके अब तक तो बहुत कुछ बदल चुका है, तो इतना ज्यादा लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, उनका मानना है। लेकिन 2002 को बेस मान के वो अभी चल रहे हैं, और अभी की स्थिति ये है कि करीब 55,000 लोगों को जो है यहाँ के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का कहना है कि उन्होंने अनट्रेसेबल अभी तक पाया है, जो इन्यूमरेशन की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें से करीब 28,000 के करीब लोग वो मर चुके हैं, यानी डेड हैं। बाकी लोग का कोई पता नहीं है, शायद वो शिफ्ट हो चुके हैं। तो अभी तक सिर्फ इतना ही जो है उभर कर सामने आया है। तो यानी प्रक्रिया अभी भी बहुत लंबी है, क्योंकि दिसंबर 4 तक जो है ये चलनी है। आपके कहने का मतलब है 55,000 वोट तो
समझ लो कि कहीं इतना तब तक कट ही चुके हैं। दूसरी बात, एक चीज़ मेरा सवाल ये है भाई, जब आप कह रहे हो कि वहाँ सब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट कर रही हैं। अकेली बीजेपी है जो इस मामले में चुनाव आयोग से कोई सवाल नहीं पूछ रही, वो क्यों? और दूसरा ये कि पॉलिटिकल पार्टीज़ असल में वहाँ की क्या चाह रही हैं कि एसआईआर पंचायत चुनाव के बाद हो या विधानसभा चुनाव के बाद हो, क्या कह रही हैं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज का अभी जो सबसे बड़ी डिमांड ये है कि एसआईआर कम से कम अभी सस्पेंड किया जाए, ये जो प्रक्रिया है, जब तक कि पंचायती राज चुनाव नहीं होते। तो पहली मांग तो ये है। दूसरी मांग ये है कि हालांकि वो असेंबली इलेक्शन के लिए उन्होंने ऐसे साफ नहीं कहा है कि ये हम इसके खिलाफ हैं। वो उनका ये कहना है कि इसके लिए समय चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि करीब 1 साल का समय होना जरूरी है, क्योंकि बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो ये सारी चीजें देखनी होती हैं, एकदम जल्दबाजी में, हड़बड़ी में करने की बजाय कुछ समय लगाकर, क्योंकि वोटर जो है सबसे बड़ा एक व्यक्ति माना जाता है हमारी इस पूरी चुनावी प्रक्रिया प्रणाली में। और साथ ही वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है, ये तो किसी से छीना नहीं जाना चाहिए। अगर एक भी वोटर से वोट का अधिकार छीना जा रहा है तो वो संविधान के खिलाफ जाता है। और जो हमारे को एक इतनी बड़ी जो राइट हमारे को इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, एक वोट का जो महत्व है, उस वोट का महत्व समझते हुए राजनीतिक पार्टियां ये कह रही हैं कि जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि आप काफी लोगों को छोड़ दें या उनको जो है वोट का अधिकार उनको ना मिले। तो ये ऐसी एक परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। और इस सारे मामले में जो है समय लेकर इसको किया जाना चाहिए, ताकि सारे वोटर्स जो है, जो जेन्युइन वोटर्स है, वो उनको उनका अधिकार हमेशा सुरक्षित रहे। तो ये कई कंसर्न्स जो है यहाँ की राजनीतिक पार्टियों ने उठाया है। बीजेपी, आप जानते हैं कि बीजेपी तो बिल्कुल मौन है इस मामले में, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि बहुत सही बात है, होना चाहिए, ये एसआईआर इसी तरह चलता रहना चाहिए केरला के अंदर भी। लेकिन उसके गिलोस्टर भाई, गिलोस्टर भाई, क्या पॉलिटिकल पार्टीज को वो भी डाउट है जो ममता बनर्जी को है या कांग्रेस को है कि भाई एक पर्टिकुलर पार्टी से जुड़े लोगों या एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों के वोट काटने का एक जरिया एसआईआर के बहाने किया जाता है, उन्हें जो है वो वोटर लिस्ट से बाहर किया जाता है, कुछ ऐसा डाउट वहां भी है केरल में? देखिए, केरला के अंदर ऑलरेडी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन, विपक्ष के नेता श्री वीडी सतीशन और बड़े-बड़े जितने भी नेता लोग हैं, राष्ट्र जो राजनीतिक पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि ये एक जो है बैक डोर से बीजेपी को जितवाने की कोशिश की जा रही है, ताकि उनका जो है यहाँ पर एक अपना जो राजनीतिक एक प्रभाव है या जो इलेक्शन में उनका प्रभाव है, वो किसी तरह बढ़ाया जा सके। या मैं ये कहना भी जरूरी समझता हूं कि यहाँ पे बीजेपी ने एक टारगेट रखा हुआ है कि लोकल बॉडी इलेक्शन में करीब 25% वोट वो हासिल करना चाहते हैं। आपको पता है कि लोकसभा इलेक्शन में उन्हें करीब 19-20 के आसपास जो है वोट प्रतिशत मिला था। तो लेकिन लोकल बॉडीज तक वो जो है, अमित शाह ने खुद ये टारगेट दिया है बीजेपी को केरला में कि इसको आप 25% तक ले जाइए। अगर आप इसको 25% तक ले जाने में कामयाब हो गए इस पंचायत इलेक्शन में, फिर हमारा जो अगला टारगेट है वो 30-31% जो है वो असेंबली चुनाव के लिए हम रखेंगे। और अगर केरला के अंदर 31 या 30% कोई राजनीतिक पार्टी या कोई राजनीतिक जो ग्रुप है वो ले पाए, तो आपको पता है कि यहाँ पे एक त्रिकोणीय एक जो है इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट हो सकता है, जिसके चलते बीजेपी को काफी फायदा हो सकता है। तो ये सारी चीजें उन्होंने पहले ही जो है अपना एक रोड मैप तय किया हुआ है। और जो यहाँ की राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे सीपीएम हो चाहे कांग्रेस हो, उनका सबसे बड़ा ये आरोप है कि ड्राइंग बोर्ड में बीजेपी के बड़े नेताओं ने कुछ एक चीजें जो है बना ली हैं, उन्होंने कुछ एक कैलकुलेशन तैयार करके रखी हैं और उस कैलकुलेशन के तौर पे जो है ये सारा काम आगे बढ़ रहा है। ऐसा यहाँ की जो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं उनका आरोप है। और वो कहते हैं कि आप देख लीजिए, चाहे बिहार हो या कोई और जो राज्य हो, वहां पे भी बड़े प्लान तरीके से जो है लोगों को वोटर लिस्ट से निकाला गया। और यहाँ पे ये कहना भी जरूरी है कि केरला के अंदर आपको पता है कि मुस्लिम्स की पॉपुलेशन करीब 28% है, जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है केरला के अंदर। और ज्यादातर मुस्लिम मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस वाले धड़े का एक बहुत बड़ा एक जो कोएलिशन पार्टनर है, जिसकी काफी यहाँ पे पैंठ है, खास तौर पर उत्तरी केरला में, मलबार रीजन में। तो इनकी इसके बारे में भी लोगों ने काफी शक शुबा जो है जाहिर किया है।
जी। ख़ैर, जो 272 लोग चिट्ठी लिखने वाले हैं, उनमें से अगर कोई ये वीडियो देख रहा हो, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे मंच पर है इस वक़्त गिलवेस्टर भाई, ये कोई बायस्ड पत्रकार नहीं है, वरिष्ठ पत्रकार है, मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 3 दशकों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। देश के अलग-अलग कोनों में इन्होंने काम किया है। न्यूट्रल नज़र से केरल की क्या स्थिति है, ये इस देश के सामने इन्होंने रखी है, देखने वालों के सामने रखी है। अगर उन 272 में से कोई एक भी अगर ये वीडियो देख रहा है, तो उनको मैं गुज़ारिश करूँगा या उनको चैलेंज करूँगा, कम से कम और कहीं तो केरल को लेकर तो चुनाव आयोग से कुछ तीखे सवाल पूछिए। फिलहाल ग्लिस्टर भाई, आपका मेरे चैनल पर आने के लिए, इतना वक़्त देने के लिए और सारी चीज़ें साफ़ करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक हमारी तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।